हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम यशवर्धन मिश्रा है एंड दिस इज योर वीकली करंट अफेयर सेशन। तो इस सेशन में हम आपका 8 से लेके 14 सितंबर के बीच जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसको कवर करने वाले हैं। अप्रोच मैं आपको बता देता हूँ। सेशन से पहले एमसीक्यू आएगा, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उससे रिलेटेड देन उसके जो न्यूज़ होगी उसको हम देखेंगे डिटेल में। ठीक है, तो इस हफ्ते के पूरे जो भी न्यूज़ है उसको हम कवर करने वाले हैं, तो थोड़ा क्विक रहेंगे, हम सेशन को लंबा नहीं करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं आपका जो भी इंपॉर्टेंट डेज थे इस पर्टिकुलर वीक में। ठीक है, सबसे पहले 8 सितंबर को आपका वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे था, है ना। तो इस बार का जो थीम था, लो बैक पेन एंड द रोल ऑफ फिजियोथेरेपी इन इट्स मैनेजमेंट एंड प्रिवेंशन। देखो, कोविड-19 जब से स्टार्ट हुआ था ना, तो वर्क फ्रॉम होम और ये वाला जो कल्चर था काफ़ी ज़्यादा हो गया। ठीक है, लोग ऑफिस जाना कम कर दिए, घर पे ही अपना सेटअप बना के सब चीज़ें, तो उसमें सिटिंग आवर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगे। और आप लोग जो स्टूडेंट्स से जो तैयारी कर भी रहे होगे, आप खुद अपने में फील करना कि जो इतनी लंबी लंबी सिटिंग में आप तैयारी पढ़ाई करते हो, तो आपके लोअर बैक में पेन होता है कि नहीं। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हैं, क्योंकि इस बीच इस टाइप के इंस्टेंसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। ऑलराइट, तो उसके मैनेजमेंट के लिए ये है पूरा लो बैक पेन इस बार का थीम है। ठीक है, देन 8 सितंबर को आपको इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया जाता है। इस बार का जो थीम है 2024 का, वो है प्रमोटिंग मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, लिटरेसी फॉर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड पीस। बेसिकली मल्टीपल लैंग्वेजेस में, ठीक है, पढ़ाई को बढ़ावा देना, ये हमारा मकसद है। मोस्टली पहले क्या होता था, जब हमारे देश आज़ाद हुआ था, तो मोस्टली जो चीज़ें थी वो आपकी इंग्लिश में टॉट की जाती थी, बिकॉज द ब्रिटिश अपने हिसाब से करिकुलम सारी चीज़ें बनाए थे। बट धीरे धीरे अब आप देख भी रहे होगे, जैसे हमारा जो भारतीय न्याय संहिता है, या कई स्टेट्स ऐसे हैं जो मेडिकल एजुकेशन को भी हिंदी में कर रहे हैं। ठीक है, तो रीजनल लैंग्वेजेस में भी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई हो, ताकि जो रीच है वो हर सोसाइटी के हर कोने तक पहुंचे। ये हमारा पर्पस है। ऑलराइट, तो 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे, 10 सितंबर को आपका वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे होता है। ठीक है, और इस बार का जो थीम है, ये तो कोई ट्राइनियल थीम होता है, मतलब 3 साल के लिए रहता है, 2024 से 26 तक है ये पूरा। तो ये है आपका चेंजिंग द नैरेटिव ऑन सुसाइड विद द कॉल टू एक्शन, स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि देखो, जब तक जो सुसाइड वाले केस तब होते थे, मतलब जो साइकोलॉजिकल एनालिसिस हुई उसके ऊपर, तो उसमें बताया गया कि लोग जिन्होंने सुसाइड किया, वो बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर ही दबा के रखते हैं। जब वो किसी से शेयर करेंगे तो ऐसे केसेस कम हुए, इसका एविडेंस भी पाया गया है। ठीक है, इस वजह से बोला गया इस बार स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन, चीज़ों को आप शेयर करो। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट वी हैव 11 सितंबर को आपको दो इंपॉर्टेंट दिन होता है। पहला है आपका नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर डे एंड 11 सितंबर को आपको दिग्विजय दिवस। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस दिग्विजय दिवस को क्यों मनाया जाता है? बिकॉज ये एक तरह से कॉमेमोरेट किया जा रहा है जब स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में जो वर्ल्ड पार्लियामेंट हुआ था रिलीजियन का, उसमें जो उन्होंने एक स्पीच दी थी, उसको कोमेमोरेट करने के लिए हर साल इसको मनाया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। 12 सितंबर को आपका यूनाइटेड नेशन डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन। तो जितने भी साउथ सदर्न हेमिस्फीयर के नेशंस हैं, देखो जब हम वर्ल्ड की बात करते हैं ना, तो एक लाइन है, इमेजिनरी लाइन बोलते हैं, जिसमें बेसिकली बोलते हैं उस लाइन के नीचे जो भी देश हैं, ठीक है, एक्सेप्ट ऑस्ट्रेलिया, वो डेवलपिंग नेशंस हैं या लेस डेवलप्ड नेशंस है। ठीक है, और उस लाइन के ऊपर यूरोप, यूएसए, जापान, ये सब है, तो वो डेवलप्ड नेशन है। ठीक है, तो साउथ साउथ कोऑपरेशन इसके लिए बनाया गया है। इस बार का थीम है बेटर टुमारो थ्रू साउथ साउथ कोऑपरेशन। ऑलराइट, देन 14 सितंबर को आपका वर्ल्ड फर्स्ट एड डे मनाया गया था एंड 14 सितंबर को आपका हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। हिंदी लैंग्वेज, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो रहा था, ठीक है, तो एक आयंगर फॉर्मूला था, उसमें बोला गया था कि भाई इनिशियली हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज रखा जाएगा और इंग्लिश को एसोसिएट लैंग्वेज रखा जाएगा। ठीक है, फिर 1965 को इंग्लिश को भी ऑफिशियल लैंग्वेज अपना बना दिया गया था। ठीक, तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कुछ अपॉइंटमेंट्स। रणधीर सिंह को आपका बनाया गया है प्रेसिडेंट ऑफ ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, ओसीए के ये नए प्रेसिडेंट होंगे। देन वी हैव तुहिन कांता पांडे, ये आपकी नई फाइनेंस सेक्रेटरी हैं। ऑलराइट, देन अरुण गोयल, ये बने हैं इंडियाज एम्बेसडर टू क्रोएशिया। क्रोएशिया यूरोप में एक देश है। ऑलराइट, आर रविंद्र, ये इनको बनाया गया इंडियन एम्बेसडर टू आइसलैंड। तो दीज गाइज आर व्हाट, सो ये सब आप जो यूपीएससी क्लियर करते हैं बच्चे ना, तो उसमें एक सर्विस होती है इंडियन फॉरेन सर्विस, उसके थ्रू आप एम्बेसडर, है ना, और ये हाई कमिश्नर, ये सब हम बनते हैं। ठीक है, तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको अच्छे से पता होगा। अमित शाह, इनको बनाया गया चेयरपर्सन ऑफ द पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेजेस। ठीक है, तो हम जो हमारे होम मिनिस्टर हैं वो अब नए चेयरपर्सन बने हैं इस पर्टिकुलर कमेटी के, जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज के ऊपर बैठी है।
राजेश वर्मा को बनाया गया चेयरपर्सन ऑफ द कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, CAQM, है ना, इसके चेयरपर्सन बने। देखो एयर पॉल्यूशन से आप देखते हो ना, हर साल आता है कि भाई दिल्ली में जो भी लोग रह रहे हो, आप जो भी बच्चे दिल्ली वगैरह में रह रहे हो, नवंबर दिसंबर के टाइम जो सीवियर पॉल्यूशन होता है, तो आजकल हर देखना हर सिटी में एक AQI आ जाता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है। तो वो सारी चीजें फॉर्मुलेशन ही यहीं से हुई थी इस कमीशन के थ्रू, है ना। इनका ही ये आइडिया था कि AQI हर जगह हम बताएं, जिससे हमें एयर पॉल्यूशन की सिविरिटी का पता चले, राइट। तो दीज आर द पर्टिकुलर अपॉइंटमेंट्स जो आपको याद रखनी है। चलिए सबसे पहले MCQ करेंगे, इससे बाद इसका जो रिलेटेड न्यूज है उसको हम डेप्थ में समझते हैं। तो विच सिटीज वन द स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड अंडर द कैटेगरी 1 पॉपुलेशन ओवर 10 lakhs। बेसिकली कैटेगरी 1 में किन सिटीज को अवार्ड मिला है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में, ठीक है। देखो साफ साफ बता दिया गया 10 लाख की पॉपुलेशन जिसके वो ना उसके ऊपर। तो आपका सूरत, जबलपुर, आगरा, B, C और D, बताइए कौन सा करेक्ट आंसर है। थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। करेक्ट आंसर इज A, है ना, सूरत, जबलपुर, आगरा। अब देखो दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर तो इट इज अबव 1 करोड़ ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, है ना। तो ये तो इजीली एलिमिनेट कर सकते थे आप। तो इससे रिलेटेड न्यूज देख लेते हैं क्या है बेसिकली। तो यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव, यहाँ पे जब हम मिनिस्टर का नाम देते हैं ना तो इसको भी याद रख लिया करो, ठीक है। तो यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर आपके भूपेंद्र यादव है, और जो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर है मिस्टर भजन लाल शर्मा, इन्होंने ये स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड 2024 को दिया है, ठीक है। अब देख लेते हैं इसमें कौन कौन विनर थे। तो जो राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, इसने ये अवार्ड सेरेमनी होस्ट की है, कहाँ पे, जयपुर में, ठीक है। और इसका जो चेयरपर्सन कौन था, भूपेंद्र यादव, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है एनवायरमेंट और फॉरेस्ट के, ठीक है। और गवर्नमेंट, देखो ये जो अवार्ड दिया जा रहा है क्यों दिया जा रहा है, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम स्टार्ट किया था 2019 में, जिसके तहत जो भी सिटीज जो बेस्ट परफॉर्म करेंगी एयर पोल्यूशन कंट्रोल करने में, उनको ये अवार्ड दिया जाएगा, ठीक है। उनको बेसिकली नेशनल लेवल पे एक आइडेंटिफिकेशन के लिए, ताकि लोग मोटिवेट रहें। सो यहाँ पे बेसिकली 3 कैटेगरीज में ये अवार्ड दिया जाता है। कैटेगरी 1 जो होता है, जो जो ऐसे शहर जहाँ पे पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है, उस कैटेगरी में सूरत जो गुजरात में है, जबलपुर मध्य प्रदेश में है, और आगरा उत्तर प्रदेश, इनको अवार्ड मिला है। कैटेगरी 2 जिनकी जो पॉपुलेशन है 3 से 10 लाख के बीच में जो है, तो इसमें आपके फिरोजाबाद, अमरावती और झांसी को मिला है। कैटेगरी 3 जिसमें 3 लाख से कम पॉपुलेशन है, ठीक है, तो रायबरेली, नालगोंडा एंड नालागढ़, इनको ये अवार्ड मिला है। तो आप जगह के हिसाब से भी समझ सकते हैं कि दिल्ली तो नहीं होगा ना, दिल्ली वगैरह में तो पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, तो उसे आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वी हैव, as per the state of global air report 2024, which country has the highest number of deaths among children under 5 due to air pollution। देखो अगेन एयर पॉल्यूशन, न्यूज में पॉल्यूशन एक ऐसा टॉपिक है जो एनवायरनमेंट का है, वो हमेशा आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन उससे आएंगे, चाहे रिपोर्ट के फॉर्म में पूछ ले, चाहे पॉल्यूटेंट कौन से है, कौन सा गैस है, कौन सा ग्रीन हाउस गैस एमिशन है, क्लाइमेट चेंज, कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा। तो ये थीम हमेशा अच्छे से तैयार करो, इससे रिलेटेड जो भी करंट अफेयर उसको हमेशा ध्यान में रखिए, जरूर से जरूर क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो किसको, आप किस कंट्री को सबसे ज्यादा डेथ्स हुई है बताइए। करेक्ट आंसर इज सी, इंडिया में, है ना। हमारे इंडिया में कुछ ऐसे शहर हैं जो मतलब वर्ल्ड में सबसे ज्यादा एयर पोल्यूशन जहां पे है, जैसे आपका गाजियाबाद नाम हमेशा आएगा, दिल्ली नाम आएगा, ठीक है, ये हमेशा टॉप में ही बने रहते हैं। चलिए तो न्यूज देखते हैं इसके रिगार्डिंग क्या थे। तो स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट 2024 रिलीज की है ना। और ये किसने रिलीज किया है, बेसिकली हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट, और ये एक इंडिपेंडेंट यूएस बेस्ड नॉन प्रॉफिट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। और इसने यूनिसेफ के साथ पार्टनरशिप में ये रिपोर्ट निकाली है, ठीक। और ये रिपोर्ट क्या करती है, बेसिकली गिव्स द एनालिसिस ऑफ डेटा फॉर एयर क्वालिटी, किस देश में कैसा एयर क्वालिटी, उसका पूरा ये डिटेल देती है, ऑलराइट। तो यहाँ पे देखिए ग्लोबल रिस्क फैक्टर क्या क्या चीज है, यहाँ समझिए जो हाईलाइट है उस पूरे रिपोर्ट में, उसमें क्या क्या चीज बताई गई है। तो ये बताते हैं कि एयर पॉल्यूशन एक ग्लोबल रिस्क फैक्टर है, इट इज द सेकेंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ, ऑलराइट, जो कि टोबैको को भी सरपास कर दिया है और डायबिटीज को भी सरपास कर दिया है। तो आप बोलोगे सर नंबर 1 कौन सा है जो जिससे डेथ्स होती हैं, वो है आपका हाइपरटेंशन, हाई बीपी की शिकायतें जिससे होती ना, वो अभी भी वर्ल्ड में नंबर 1 किलर है, और इसको हम साइलेंट किलर बोलते हैं, क्योंकि उसका पता तो चलता नहीं है, अंदर ही अंदर आपको हाई बीपी की शिकायत आप इग्नोर करते रहते हो, फिर एक टाइम बाद अचानक सडन हार्ट अटैक आता है, ठीक है।
ना डिजीज बर्डन फ्रॉम एयर पोल्यूशन, इसका बर्डन क्या है देखो, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है जैसे कि हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, डायबिटीज, लंग कैंसर, ठीक है, ये 90% ऑफ द डिजीज बर्डन कैरी करती हैं। ऑलराइट, सो ये सब आपकी एयर पोल्यूशन से होती हैं, है ना। लंग कैंसर हो गया, हाई बीपी, जब भी आप अनक्लीन एटमॉस्फेयर में रहोगे, सांस लोगे ना, वो कहीं ना कहीं ब्लॉकेज आएगी चीजें, ठीक है। कॉज ऑफ डेथ फ्रॉम एयर पोल्यूशन, 6 आउट ऑफ 10 डेथ्स, बोला जाता है हर 10 में से 6 डेथ्स आपकी वर्ल्ड वाइड एयर पोल्यूशन के, खासकर जो एक कॉज होता है, एक पार्टिकल होता है एयर में, PM 2.5, जिसे पर्टिकुलर मैटर 2.5, बहुत छोटी होती है, नॉर्मल आंखों से नहीं दिखेगी, लेकिन दिस इज वन ऑफ द मेजर डेथ कॉजिंग सब्सटेंसेस इन द एटमॉस्फेयर, सबसे ज्यादा इससे होती है। सबसे ज्यादा डिजीज बर्डन किस देश में है देखो, इंडिया और चाइना, साथ में मिलकर लगभग 54% ग्लोबल डिजीज बर्डन, दोनों देश मिला के आधे से ज्यादा जो डेथ हैं वो इन्हीं देशों में हो रही है, इतना ज्यादा पोल्यूशन है। देखो, पॉपुलेशन इक्वल टू पोल्यूशन, ये याद रखना, जिस देश में ज्यादा पॉपुलेशन होगी पोल्यूशन भी वहां पे होगा, आप लगा लो हिसाब, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाइना हो, इंडिया हो, यहाँ पे इतना पोल्यूशन लेवल इसी वजह से है, तो क्योंकि लोग ज्यादा है ना, ज्यादा लोग होंगे, ज्यादा इंडस्ट्रीज होंगी, ज्यादा ट्रांसपोर्ट होंगे, ठीक है। तो इम्पैक्ट ऑन चिल्ड्रन बताया गया है, इंडिया रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ डेथ्स अमंग चिल्ड्रन अंडर 5, तो ये एक काफी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, ठीक है। सो दिस वाज द एंटायर रिपोर्ट, जिसमें रिपोर्ट में जो जो मेजर चीजें थी वो हमने देखी। नेक्स्ट है आपका, हु वाज अवॉर्डेड द जैक्सन वाइल्ड लेगेसी अवार्ड ऑफ 2024, सो करेक्ट आंसर इज मिस्टर पांडे, मिस्टर माइक पांडे को यह अवार्ड दिया गया है। ऑलराइट, चलो तो न्यूज देखते हैं, न्यूज क्या है बेसिकली। तो इंडिया, माइक पांडे बेसिकली इंडिया के एक रिनाउंड फिल्म मेकर हैं और एनवायरमेंटल कंजर्वेशनिस्ट भी हैं, ठीक है, और इनको 2024 का जैक्सन वाइल्ड लेगेसी अवार्ड मिला गया है। ये क्यों दिया जाता है? इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड इन वाइल्ड लाइफ एंड एनवायरमेंटल फिल्म मेकिंग, जो भी लोग एनवायरमेंट और वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड जो फिल्म वगैरह बनाते हैं, उसका ये वन ऑफ द टॉप मोस्ट अवार्ड है, ठीक है। एंड ही इज द पर्सन, आप यहाँ देख सकते हैं, इनको ये मिला है अवार्ड। देखने से भी लग रहा है ना कि नेशनल ज्योग्राफी और डिस्कवरी चैनल में जो लोग आते हैं प्रेजेंट करने के लिए जंगलों में, वैसे ही है ना, तो इनको मिला है। और ये कहाँ हुआ था सेरेमनी? ये यूएसए में हुआ था, एक मैरीलैंड करके जगह है वहां पे, क्लियर। तो इसमें बस ये नाम याद रखना किस लिए अवार्ड मिला है। चलो नेक्स्ट वी हैव, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्पेशलाइज्ड क्लासरूम प्रोग्राम फॉर गिफ्टेड स्टूडेंट्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द दिल्ली गवर्नमेंट। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने एक, जो भी गिफ्टेड स्टूडेंट जिनका आईक्यू वगैरह काफी अच्छा है, उनके लिए एक प्रोग्राम चालू किया, उसका है आंसर अभिक्षित, है ना, अभिष्कित, अभिषिक्त, सॉरी अभिषिक्त, अभिषिक्त इसका नाम है ना, ये ध्यान रखिएगा। जैसे विष्णु का विषाणु का विष्णु मैंने बोल दिया था पिछले सेशन में, तो ठीक है। चलो तो देखते हैं इसके रिलेटेड न्यूज क्या है। तो गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ने अभिषिक्त करके एक प्रोग्राम चालू किया है। पर्पस क्या है? फॉर गिफ्टेड स्टूडेंट्स इन 15 ऑफ इट्स स्कूल। वहां पे ये क्या करेंगे, ऐसे स्टूडेंट्स को बोलते हैं ना ग्रूम अप करना। अब वो स्टूडेंट्स कौन होंगे? तो बेसिकली 6 से लेके 9 तक के वो स्टूडेंट होंगे जिनका आईक्यू 130 है ना, आईक्यू देखो नंबरिंग होती है, इंटेलिजेंस क्वोशंट बोलते हैं इसे, ठीक है। तो जिनका आईक्यू 130 से ऊपर है, जो 6वीं से लेके आपके 9वीं तक के बच्चे हैं, उनको नर्चर किया जाएगा और उनको एक्सेप्शनली जो भी इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनको पढ़ाया जाएगा तरीके से, ताकि वो आगे जाके कुछ अच्छा कर सके, है ना, सही डायरेक्शन दी जाएगी। तो एक स्क्रीनिंग प्रोसेस के थ्रू इनको सेलेक्ट किया जाएगा और फिर उनको पूरी ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड की जाएगी। नाम याद रखिएगा, अभिषिक्त। चलो तो किसने किया है? दिल्ली गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट वी हैव, वेयर वाज द इंडियाज फर्स्ट स्टडी ऑन टील कार्बन अंडरटेकन। तो ये कहाँ पे हुआ है? ये बेसिकली आपका राजस्थान के केवलादेव नेशनल पार्क में ये टील कार्बन के ऊपर स्टडी की गई है, राइट। तो देख लेते हैं टील कार्बन क्या होता है और केवलादेव नेशनल पार्क के बारे में। तो टील कार्बन बेसिकली आपका वो कार्बन होता है जो कि वेटलैंड्स में स्टोर होता है, और ये आप देख सकते हो केवलादेव नेशनल पार्क जो है आपका, तो राजस्थान में यहाँ पे आपका केवलादेव नेशनल पार्क है। तो काफी बड़ा वेटलैंड एरिया भी यहाँ पे होता है। और जब भी एक चीज याद रखना, जहां भी वेटलैंड होगा वहां पे आपकी जो बर्ड्स होती है ना, बर्ड सेंचुरीज वगैरह, ये सब काफी ज्यादा रहती हैं, बर्ड्स आती हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स वगैरह वहां के बसती हैं, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा जहां भी वेटलैंड होगा, राइट।
तो ये जो टील कार्बन होता है बेसिकली जो नॉन टाइडल फ्रेश वाटर वेटलैंड्स होते हैं, है ना। वेटलैंड दो टाइप से बन सकते हैं पानी से, या तो एक समंदर के पास हो वो लेकिन सलाइन होगा, खारा पानी होगा। ये कैसा है, ये फ्रेश वाटर वाला है जो बारिश वगैरह के पानी से बना है, ठीक है। और ये चीज में बताया गया है कि ये जो वेटलैंड्स होते हैं दीज आर मोर इफेक्टिव इन कैप्चरिंग कार्बन। जो एटमॉस्फेयर से कार्बन है ना, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में हो या किसी और फॉर्म में हो, तो ये वेटलैंड ज्यादा इफेक्टिव है उसको स्टोर करने में एज कंपेयर टू आपका जो टेरेस्ट्रियल फॉरेस्ट है। सो हमें इनको बचाना है, अगर एयर पोल्यूशन कम करना है तो वेटलैंड्स वगैरह को कंजर्व करना पड़ेगा। और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए इंटरनेशनल लेवल पे वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए कौन सा कन्वेंशन है, ठीक है, और वो किस साल में स्टार्ट हुआ था, ठीक। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और बताया जाता है कि जो वेटलैंड्स हैं ये काफी ज्यादा थ्रेटेंड है ड्यू टू पोल्यूशन, लैंड यूज चेंजेस, है ना, और जो इलीगल एक्सट्रैक्शन होता है इस वजह से काफी ज्यादा थ्रेटेंड है। और ये कहाँ पे हुई है स्टडी, ये केवलादेव नेशनल पार्क में हुई जो कि राजस्थान के भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साइट, बहुत अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है ना। जो बच्चे आप में से राजस्थान से हो, मुझे लगता है आप गए होगे, या अगर नहीं भी गए हो तो एक बार जरूर घूम के आना, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपका, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च द प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान पीएम उषा प्रोग्राम, ठीक है। तो किसने लॉन्च किया है बताइए, करेक्ट आंसर इज सी, ओडिशा ने, ठीक है। तो देखो उच्चतर शिक्षा नाम होना या आपको स्कीम के नाम से समझ जाना चाहिए, हायर एजुकेशन के लिए स्कीम है, ओके। तो न्यूज है आपकी, द प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान प्रोग्राम इज लॉन्च इन ओडिशा बाय द स्टेट गवर्नमेंट। और इस स्कीम के तहत जो सेंटर होगी वो जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उनको लगभग 500 करोड़ का असिस्टेंस प्रोवाइड करने वाली है। और इस 500 करोड़ से वो क्या करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह और जो अदर डेवलपमेंट है, लैब्स हो गई है ना। आप लोग जितने भी बच्चे हो जिन्होंने ग्रेजुएशन वगैरह किया है, आप एक ध्यान रखना, आप खुद फील किए होगे कि इस कॉलेजेस में बहुत अच्छा लैब और प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं होता है ना। जैसे मैं खुद एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, जब ग्रेजुएशन कर रहा था तो हमारे यहाँ हमें आईसी इंजन पढ़ाया जाता था, ठीक है, कि पेट्रोल इंजन ये है, डीजल इंजन, बट हम किताबों में ही पढ़ पाए, हमने कभी इंजन सामने देखा ही नहीं। तो वो क्लैरिटी जो थी वो नहीं आ पाती है। तो इस टाइप की सिचुएशन को दूर करने के लिए गवर्नमेंट बोलती है कि भाई हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए इतना पैसा खर्च करेंगे, ठीक है। और ये सारी चीजें जो हो रही हैं ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत है ना। उसमें ये सारी चीजें बोली गई हैं कि भाई हायर एजुकेशन को हमको अच्छा बनाना है, ठीक। और ये बेसिकली सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम टाइप का हो जाएगा जिसमें 60% जो भी ग्रांट होगा वो सेंटर देगी और 40% जो भी होगा वो स्टेट गवर्नमेंट खुद अपने से प्रोवाइड करेगी। तो ये याद रखिएगा। थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। जो स्कीम थी प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान, ये 2 फेजेस में लॉन्च हुई थी। पहला फेज जो आपका 2013 में लॉन्च हुआ था, ठीक है, जो आज की प्रेजेंट गवर्नमेंट है 2014 में बनी थी, ठीक है। उसके बाद से कंटिन्यूस है, उससे पहले ही लॉन्च था। उस टाइम इसका नाम था राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, ठीक है। फिर जो सेकंड फेज है इसको 2018 में लॉन्च किया गया है। और एम क्या है इस पूरे स्कीम का, इम्प्रूव एक्सेस, इक्विटी एंड एक्सलेंस इन स्टेट हायर एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। तो ये सारी चीजें कैसे कर रही है सरकार, पैसे की सहायता देके ये सब चीजें करवाएगी। चलो अब देखो ग्राउंड लेवल पे कितना इंप्लीमेंट होता है, इसका क्या रिजल्ट रहता है। केवल पैसे देने से काम नहीं होगा, वो सही जगह उस यूज हो रहा है कि नहीं, उसकी सही मॉनिटरिंग है ना, रेगुलर रिपोर्ट्स, तभी अकाउंटेबिलिटी जब तक सेट नहीं की जाएगी तब तक उसका रिजल्ट हमें ग्राउंड लेवल पे नहीं दिखेगा। नेक्स्ट वी हैव हु वन द यूएस ओपन वुमेन्स सिंगल टाइटल 2024। सो रिसेंटली यूएस ओपन हुआ था, कौन जीता है वुमेन में, आपकी अरेना सबालेंका, ये जीती हैं वुमेन यूएस ओपन टाइटल। तो स्पोर्ट्स के देखो जब भी आते हैं ना, फ्रेंच ओपन 4 ग्रैंड स्लैम है, यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच और विंबलडन, इसके विनर्स का हमेशा पता किया करो, मेन में कौन जीता है और वुमेन में कौन जीता है। तो शीज ये बेलारूस की है ना, बेलारूस। तो शीज अरीना साबालेंका, और इन्होंने किसको हराया है, ये अमेरिका की जेसिका पेगुला को इन्होंने हरा के ये यूएस ओपन टाइटल जीता है। मेन में इटली के जैनिक सिनर है ना, तो हिज जैनिक सिनर इन्होंने जीता है आपका यूएस ओपन मेन, और इन्होंने अमेरिका के टेलर फ्रिट्स को हराया है, ठीक है। तो ये 2 नाम याद रखिएगा, अरायना एंड जैनिक। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, एजे यूएस, ठीक है। तो आप यहाँ ध्यान रहेगा इसको। चलिए नेक्स्ट वी हैव आइडेंटिफाई द नेम्स ऑफ द 4th and 5th शिप्स इन द ASW SWC सीरीज।
तो बेसिकली इंडियन नेवी की ये अलग अलग फ्रिगेट जो होती ना, ठीक है, तो उसमें बहुत सारी शिप्स रहती हैं। तो ये इस सीरीज में कौन सी 2 नई शिप्स आई हैं इंडियन नेवी की, ये आपको बताना है। सो करेक्ट आंसर इज आईएनएस मालपेन, आईएनएस मुल्की। एमएम याद रखना, ठीक है, और ये सीरीज है, ठीक है। चलिए, तो जो फोर्थ और फिफ्थ शिप है इस पर्टिकुलर सीरीज की, और ये सब क्या है, एएसडब्ल्यू क्या है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, एंड एसडब्ल्यूसी क्या है, शैलो वाटर क्राफ्ट, मतलब जो कम गहरे पानी में ये जो एंटी सबमरीन रहेंगी, ठीक है, उनका नाम है आपका आईएनएस मलपेन, आईएनएस मुल्की, और इनको रिसेंटली कमीशन किया गया है, ठीक है। और इसका जो पूरा डिजाइन है आपका, ये कोची शिपयार्ड लिमिटेड इसने किया था 2019 में, राइट। तो ये कुछ नाम याद रखिएगा, मलपे एंड मुल्की, एएसडब्ल्यू, एसडब्ल्यूसी, ठीक है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट्स। चलिए, नेक्स्ट वी हैव इन विच स्टेट ऑफ इंडिया वाज द न्यू प्लांट स्पीशी कुरकुमा उंजमेनेसिस डिस्कवर्ड, ठीक है। सो ये जो स्पीशी है ये बेसिकली आपकी नागालैंड में हुई थी, है ना, डिस्कवर की गई है। चलिए देखते हैं इसके बारे में, ये कौन सी स्पीशी है, क्या है इसके बारे में, ठीक है। सो जो रिसर्चर्स हैं ये बेसिकली बोला जा रहा है ये हल्दी जो होती है ना, टर्मरिक, उसका एक तरह का कजिन है ना। और ये जीनस जो आता है ये कुरकुमा जीनस का है, द जिंजर फैमिली, ठीक है। इससे इसका साइंटिफिक नेम है जिंगी बराशिके, ऑलराइट। और इसका जो नाम दिया गया है कुरकुमा उंजमेंसिस, ये क्यों दिया गया है, बिकॉज ये बेस्ड है जिस गांव में मिली है वो आपका उंगमा गांव है आपका, कहाँ पे, नागालैंड के मोकोचुंग डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। इस वजह से इनको नाम दिया गया है। ये इस टाइप की आपकी स्पीशी है, तो याद रखिएगा। देखो जितनी भी डिस्कवरीज आपको होंगी ना, ये आपको मतलब जो स्पेशली प्लांट स्पीशीज हैं, ये आपको या तो वेस्टर्न घाट्स में मिलेंगी या आपको नॉर्थ ईस्ट में आपको यहाँ पे मिलेंगी, ठीक है, या फिर थोड़े बहुत आपकी जो हिमालयाज में शिवालिक या फिर मिडिल हिमालयाज है वहां पे आपको मिल सकती हैं, राइट। अगर कोई बोलेगा कि भाई इसमें ऑप्शन अगर दिया है, जैसे इसी में देख लो, इसमें ऑप्शन है तो यहाँ पे जैसे मणिपुर, असम, ये तो तीनों ही चारों ही नॉर्थ ईस्ट के दे दिए, बट कई बार उसमें ऑप्शन गलत भी दे सकता है कि भाई एमपी, है ना, या फिर आंध्रा, तो यहाँ पे थोड़ा कम स्कोप रहता है, बिकॉज ज्यादा रिसर्चेज आपके पहाड़ों पे ही हो रहे हैं, राइट, जो अनटच्ड पहाड़ है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज द एक्यूरेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियाज 29 मेडल्स एट द पेरिस ओलंपिक्स, पेरिस पैरालंपिक्स। तो बेसिकली 29 मेडल्स में कितने गोल्ड, कितने सिल्वर और कितने ब्रॉन्ज है ये आपको बताना है। तो हमने जैसे देखा रिसेंटली भी मेडल टैली आई थी, हमने टोटल 7 गोल्ड जीते थे, 9 सिल्वर जीते थे और 13 ब्रॉन्ज जीते, सो बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, तो जो पेरिस पैरालंपिक्स हुई, ये इसका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है, 7 गोल्ड, 9 सिल्वर, 13 ब्रॉन्ज। और इसमें देखो फर्स्ट जो आया है ओवरऑल वो आपका चाइना है, ठीक है, सेकंड आपका आया है यूके, थर्ड आपका आया है यूएसए, और इंडिया किस पोजीशन पे आया है, 18th पोजीशन पे इंडिया आपका आया है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, चाइना ने 94 गोल्ड जीते हैं, समझ रहे हो, मतलब जो टोटल हमारी मेडल टैली उससे भी ज्यादा गोल्ड जीते हैं। बट कोई नहीं, धीरे धीरे हमारे भी ओलंपिक्स में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो रही है, ठीक है। एक बार देख लेते हैं कौन कौन किस किस ने गोल्ड मेडल जीता है। तो अवनी लेखारा ने, इन्होंने शूटिंग में जीती है, नितेश कुमार इन्होंने बैडमिंटन में जीता है, सुमित अंटिल एथलेटिक्स, धर्मवीर एथलेटिक्स, ठीक है, प्रवीण कुमार एथलेटिक्स, हरविंदर सिंह आर्चरी एंड नवदीप सिंह एथलेटिक्स, ठीक है। तो इन्होंने ये 7 लोगों ने गोल्ड मेडल जीता है आपका पैरालंपिक्स में। तो ये कुछ नाम याद रख सकते हैं, पूरे नाम याद रखने की जरूरत नहीं कि 27 लोगों के, एटलीस्ट गोल्ड मेडल किसने जीता ना वो थोड़ा बहुत ध्यान रखना आप। नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन है, द प्रधानमंत्री ई ड्राइव स्कीम विल रिप्लेस द फेम स्कीम, है ना, दैट फेम इज बेसिकली फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया फेज 2, ठीक है। मतलब पहला स्टैंड बोल रहे हैं जो पीएम ई ड्राइव स्कीम है वो जो फेम का फेज 2 था, फेम स्कीम का फेज 2 उसको रिप्लेस करेगा। दूसरा है द न्यू स्कीम विल बी इंप्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ कि यार ये तो गलत ही होगा, है ना। तो करेक्ट आंसर देख लेते हैं, ए, ओनली वन स्टेटमेंट इज ट्रू,
ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये गलत है ना। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट नहीं की। अगर हम इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की बात कर रहे हैं, व्हीकल्स की बात कर रहे हैं, तो आप मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज हो जाएंगी, है ना, क्योंकि फेम स्कीम भी उन्हीं की ही थी। चलो देखते हैं इससे रिलेटेड न्यूज क्या है। तो प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक व्हीकल रेवोल्यूशन, है ना, सो पीएम ई ड्राइव स्कीम है ये। बेसिकली कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया। इसका जो टोटल आउटले है लगभग 10,900 करोड़ है और ये 2 साल के लिए पूरा आउटले दिया गया है। इसमें कुछ कंपोनेंट्स है, देखो पहला क्या है। अगर मैं जाके, आपने देखा होगा ना आजकल ओला स्कूटर चल रहे हैं, ठीक है, टू व्हीलर्स खूब सारे चल रहे हैं, वो इलेक्ट्रिक ऑटोज भी आ चुके हैं, ई रिक्शा, ऑटो, है ना, इलेक्ट्रिक कार्स। सो अगर मैं जाके किसी शॉप से कोई भी गाड़ी खरीदता हूँ जो इलेक्ट्रिक है, तो मुझे उसमें सब्सिडी मिलेगी। सब्सिडी किस फॉर्म में हो सकती है, चाहे आप गाड़ी का आरटीओ आपको माफ हो जाए या कुछ और चीज़ों के रूप में आपको गाड़ी पे सब्सिडी मिलेगी, ठीक है। देन आप में इसमें देखो 500 करोड़ रुपए में ई एम्बुलेंस को डिप्लॉय करने का भी प्रावधान दिया गया है ना, इलेक्ट्रिक एम्बुलेंसेस। तो अच्छी इनिशिएटिव है बहुत, राइट। और आने वाले टाइम में जो हमारी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बसेस वगैरह सीएनजी और ये सब चीज़ें जो यूज़ हो रही हैं, धीरे धीरे इनको इलेक्ट्रिक करने की बात भी कही गई है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, ठीक है। अब चलो थोड़ा सा इसको डिटेल में देखते हैं। तो ये बेसिकली स्कीम का क्या नाम है, पीएम ई ड्राइव स्कीम, है ना। अब एक चीज ध्यान रखना, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्रमोशन के लिए है, ठीक है। कौन सी मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट कर रही है, मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज। इसका टोटल आउटले कितना है, पैसा कितना दिया जा रहा है, 10,900 करोड़ रुपए। और ये जो गवर्नमेंट, इनकी जो पहले स्कीम थी ना, फेम, फास्टर अडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उसको रिप्लेस करेगा, उसके फेज 2 को रिप्लेस करेगा। ऑलराइट, क्या क्या इंसेंटिव है, जैसे मैंने आपको बताया, सब्सिडी मिलेगी 2 व्हीलर खरीदने में, इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर खरीदने में, ई एम्बुलेंस बनाने में, ई ट्रक्स बनाने में, और अदर जो इमर्जिंग ईवीज हैं, है ना, सब में आपको इंसेंटिव्स मिलने वाला है इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडीज, राइट। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव स्कीम का क्या है, प्रमोट ईवी एडॉप्शन। और अगर भाई मैं आपको बोलूं कि आपको ईवी चलाना चाहिए, तो आप क्या बस ऐसे बोलने पे चला लोगे, नहीं। लेकिन मैं अगर आपको बोलूंगा कि आपको अपफ्रंट परचेस में छूट मिलेगी, भाई अगर जाओ के तुम कोई गाड़ी ले रहे हो ईवी कि भाई 15 लाख की गाड़ी है, मैं तुमको 2 लाख का डिस्काउंट लाऊंगा, तब आप सोच सकते हो कि हाँ यार अब सोचा जा सकता है खरीदने के लिए, ठीक है। तो ये जो डिमांड एग्रीगेशन है ना, एंटिटी डिमांड जनरेशन और ये सारी चीजें कौन करेगा, कन्वीनियंस एनर्जी सर्विस लिमिटेड, CESL। और इनिशियली ये बेसिकली ऐसे टोटल 10 या 12 सिटीज को, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, सूरत, ऐसे सिटीज को टारगेट किया जा रहा है जहां पॉपुलेशन 40 लाख से ज्यादा है। बिकॉज वहां पे, ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इन चीजों की एक्सेस जरूरत रहती है और ज्यादा फ्रीक्वेंट वहां पे ट्रैवलर्स होते हैं, ठीक। ये पूरी स्कीम के बारे में है। चलो नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज द मेन सिग्निफिकेंस ऑफ नुआखाई फेस्टिवल इन उड़ीसा। देखो क्वेश्चन में ही दे दिया गया है, नुआखाई एक फेस्टिवल है जो कि उड़ीसा में होता है ना। तो इसमें बेसिकली क्या है, आपका फर्स्ट क्रॉप, है ना, इट मार्क्स द फर्स्ट क्रॉप ऑफरिंग टू द गॉडेस। तो देवी माँ को जो भी हमारा एग्रीकल्चर वहां पे खेती हुई उसके जो पहला अनाज निकला है वो पहले देवी माँ को चढ़ाया जाएगा ये नुआखाई फेस्टिवल में, ठीक है। जैसे भी हमने कुछ टाइम पहले देखा था आपका ओनम हुआ था, है ना। तो ऐसे ही हर स्टेट्स में अलग अलग मनाया जाता है। तो ये देखो ये नुआखाई फेस्टिवल है, इस टाइप से देखो जो वुमेन होती है इस टाइप से ड्रेस पहन के और ऐसे खुशी के माहौल में डांस वगैरह करके ये सेलिब्रेट किया जाता है नुआखाई, राइट। और एग्रीरियन फेस्टिवल है, राइट। तो जो पहला क्रॉप होता है वो देवी को चढ़ाया जाता है। कौन सी देवी है यहाँ पे, गॉडेस समलेश्वरी, तो ये याद रखिएगा, ठीक। और लोग एक दूसरे के साथ खुशियां बांटते हैं, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और वेल विशर्स के साथ। तो इसका आपको कैसे शॉर्ट नोट्स बनाता है, नुआखाई कहाँ पे होता है, उड़ीसा, ठीक है। एग्रेरियन फेस्टिवल, एग्रेरियन, तो इतना याद रख लोगे काम हो जाएगा। चलो ये गॉडेस वगैरह का नाम नहीं पूछते हैं, आप एटलीस्ट उतना जो मैंने लिखा है उतना शॉर्ट नोट्स बना लेना। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। तो किसे बनाया गया है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, हमने भी इनिशियली देखा था अपॉइंटमेंट्स में, तो रणधीर सिंह, है ना, रणधीर सिंह को बनाया गया है। अच्छा आप लोगों में कमेंट पढ़ा था कुछ रणवीर सिंह का, आप लोग कुछ कमेंट कर रहे थे, मैं वो समझ नहीं पाया था कि रणवीर सिंह एक्टर और समथिंग कुछ किसी बच्चे ने लिखा था। मुझे बताइएगा क्या चीज़ थी वो, क्या मतलब जोक मैं समझ नहीं पाया था। चलो तो देख लेते हैं, बेसिकली ही इज रणधीर सिंह, है ना। तो इनको बनाया गया है आपका
एशिया के ओलंपिक काउंसिल का प्रेसिडेंट, राइट। तो ही वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। ये 2024 से 28 तक 4 साल के लिए रहेंगे, ठीक है। और ये पहले इंडियन इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल के भी सदस्य थे पहले 2001 से लेकर 14 तक। तो काफ़ी बड़ा एक्सपीरियंस है और इंडिया के जो प्लेयर्स हैं उनको काफ़ी सपोर्ट भी मिलेगा। चलिए नेक्स्ट है आपका, विच ऑर्गेनाइजेशन कोलैबोरेटेड विथ हिताची पेमेंट सर्विस टू लॉन्च कंट्रीज फर्स्ट एंड्रॉइड बेस्ड कैश रिसाइकलिंग मशीन। तो किसने किया है? तो हिताची पेमेंट के साथ कौन है? बेसिकली आपका नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई। सो जितने भी एटीएम्स वगैरह का कंट्रोल होता है ना, ये इसी के थ्रू ही करती है। यही दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन जो सब चीजें मैनेज करती है। तो ये आपकी कैश रिसाइकल मशीन है, CRM। कैश रिसाइकल क्या होता है? तो देखो किसने किया है, हिताची ने प्लस एनपीसीआई, है ना। हिताची प्लस एनपीसीआई ने ये लॉन्च किया है कैश रिसाइकलिंग मशीन। बेसिकली कैश रिसाइकलिंग में ये होता है कि भाई मैं यहाँ पे आके इस एटीएम से पैसे निकाल भी सकता हूँ, मैं पैसे डिपॉजिट भी कर सकता हूँ, और वो जो मेरे डिपॉजिट पैसे हैं वो कोई और पर्सन भी आके उसको विड्रॉ कर सकता है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे अकाउंट से पैसे कट जाएंगे, बट वो जो पैसे मैंने एटीएम मशीन में डाले हैं तो आपको बार बार रिफिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। अगर भाई मैं डायरेक्ट बैंक जाके या फिर डायरेक्ट यहाँ जाके अपने से 1 लाख रुपए जमा कर दिया, अब कोई बंदा आया, ठीक है, उसको 10,000 रुपए चाहिए, वो निकाल सकता है। इसका मतलब ये नहीं होगा कि मेरे अकाउंट से 1 लाख में से 10,000 रुपए कट जाएंगे, ठीक है। सो एक अच्छा चीज़ है, और वैसे तो कई जगह ये ऑलरेडी एसबीआई वगैरह में हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वी हैव, हु बिकेम द फर्स्ट प्लेयर इन द हिस्ट्री टू स्कोर 900 गोल विद कॉम्पिटिटिव क्लब एंड कंट्री फुटबॉल। सो आपको पता है एक ही नाम है, अभी रिसेंटली उनके 1 बिलियन से ज्यादा फॉलोअर हो गए, मेरे ख्याल से महीने भर भी नहीं हुआ उन्होंने एक यूट्यूब चैनल बनाया। तो करेक्ट आंसर इज क्रिस्टियानो रोनाल्डो, माय फेवरेट फुटबॉल प्लेयर, है ना। सो इन्होंने 900 गोल का रिकॉर्ड बना दिया है। ये कहाँ के प्लेयर हैं? ये पोर्तुगल के प्लेयर हैं, ऑलराइट। और ये अभी प्रेजेंटली अल नासर क्लब है सऊदी अरेबिया का, उसके लिए खेलते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा रिसेंटली किसने 900 गोल मारे हैं, 5 टोटल। नाउ वी हैव, विच स्टेट इन द वेस्टर्न घाट्स होस्ट द हाईएस्ट नंबर ऑफ बटरफ्लाई स्पीशीज। तो जब भी ऐसी बात आए हमेशा ध्यान रखना केरला ही रहता है आंसर, है ना। बटरफ्लाई हो गया, एलिफेंट में बस आई बिलीव, हाँ एलिफेंट में भी शायद केरला ही सबसे ज़्यादा है, आप लोग एक बार कंफर्म करिएगा, है ना। तो केरला इज द करेक्ट आंसर, सबसे ज़्यादा बटरफ्लाई स्पीशीज़ हैं। तो सबसे ज़्यादा आपकी केरला में है लगभग 328 स्पीशीज, उसके बाद आपका तमिलनाडु है 326, एंड देन कर्नाटका है 317। तो ये सब क्यों हो रहा है? इनमें कॉमन चीज़ क्या है इन तीनों स्टेट में? वेस्टर्न घाट्स, है ना। तो देख लो वेस्टर्न घाट्स यहाँ कितने स्टेट्स में है टोटल, अगर देखा जाए अक्रॉस कितने स्टेट में। सो गुजरात हो गया नंबर 1, महाराष्ट्र नंबर 2, लोग गोवा भूल जाते हैं नंबर 3, कर्नाटका नंबर 4, केरला नंबर 5 एंड तमिलनाडु नंबर 6। तो 6 स्टेट में वेस्टर्न घाट्स का प्रेजेंस है, तो आपको याद रखना है। चलिए, और ये जो स्टडी बेसिकली बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने अपनी जर्नल में इसको बताया है। नेक्स्ट वी हैव, in which category has Ashwini Vaishnav been named by Time magazine as one of the most influential people? तो ये इनोवेटर्स की कैटेगरी में, सॉरी शेपर्स की कैटेगरी में इन्हें ये टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, ठीक है। तो देख लेते हैं इसके रिगार्डिंग न्यूज। तो अश्विनी वैष्णव को नेम किया गया है एज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द फील्ड ऑफ, किस फील्ड में? टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। और ये जो कैटेगरी थी ये शेपर्स की कैटेगरी थी। इसमें बेसिकली बताया जाता है कि कौन से ऐसे लोग हैं जो नई टेक्नोलॉजी, इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज को प्रमोट कर रहे हैं, मतलब बेसिकली नेशन के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो इस अश्विनी वैष्णव, ऑलराइट। और बताया जा रहा है कि इनके लीडरशिप में ही इंडिया इज होपिंग टू बिकम वन ऑफ द टॉप 5 कंट्रीज फॉर सेमीकंडक्टर्स मैन्युफैक्चरिंग, ऑलराइट। तो आपने एक चीज नोटिस किया होगा, कोविड के दौरान सेमीकंडक्टर्स की काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी, और ये सब चीज़ें हम चाइना से इंपोर्ट करते थे, चाइना एंड ताइवान। तो इंडिया को एक सेमीकंडक्टर हब बनाने में इनका काफ़ी बड़ा योगदान है, ऐसा टाइम्स मैगजीन ने कहा है, ऑलराइट। चलिए
तो आपको नाम याद रखना है किसको ये बोला गया है ना, और किस पर्पस के लिए। नेक्स्ट है आपका युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज, है ना, युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज 2024 के बारे में दो स्टेटमेंट है। पहला है ये एक्सरसाइज यूएस और इंडिया के बीच में होती है। दूसरा स्टेटमेंट है ये एक्सरसाइज 2004 से चल रही है। ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है आपको बताना है। सो करेक्ट आंसर इज सी, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए न्यूज देख लेते हैं इसके रिगार्डिंग कौन सी है डिटेल में। तो इंडिया और यूएस की जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इसका नाम है युद्ध अभ्यास। यही सब क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि युद्ध अभ्यास इज द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन विच टू नेशंस, है ना। तो इंडिया और यूएस का है। तो इसका जो 20वां एडिशन है, ऑलराइट, ये राजस्थान में हुआ है। ठीक है, और ये जो एक्सरसाइज है 2004 से लगातार चल रही है, और अभी वाली जो एडिशन है 9 सितंबर से 22 सितंबर तक ये आपकी कंटिन्यू होगी। तो आपको देश का नाम याद रखना है किन दो देशों के बीच में, और नाम जरूर याद रखिएगा, युद्ध अभ्यास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वी हैव इन विच कंट्री वन द 4th इंटरकॉन्टिनेंटल कप मेंस फुटबॉल टूर्नामेंट इन 2024। तो कौन जीता था? करेक्ट आंसर इज बी, सीरिया ने ये जीता है। ऑलराइट, स्पोर्ट्स न्यूज अगेन। सो ये जो बेसिकली सीरिया ने इंडिया को डिफीट कर दिया है। ऑलराइट, और ये जो इंटरकॉन्टिनेंटल कप है ये बेसिकली इसका पहले नाम हुआ करता था नेहरू कप। ठीक है, तो ये जो इवेंट था, जो फोर्थ जो कप था आपका, 4th इंटरकॉन्टिनेंटल कप, ये ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने 3 से 9 सितंबर के बीच तेलंगाना में इसको ऑर्गेनाइज करवाया था, हैदराबाद। ठीक है, और पहले इंटरकॉन्टिनेंटल कप को नेहरू कप बोला जाता था, राइट। और इंडिया, सीरिया और मॉरिशस ने फिलहाल जो पार्टिसिपेट किया था इस पूरे इवेंट में। ठीक, तो आपको ये चीज याद रखना है। अब देखो इसके शॉर्ट नोट्स कैसे बनते हैं। आईसी कप लेट से लगा लो, है ना, एक्स लिख लो, एक्स नेहरू कप जिसे बोला जाता था। ठीक है, सीरिया विनर 2024। ठीक है, ये देखो इस पूरी न्यूज में ना, अगर मैं इसको शॉर्ट करूं तो काम की 2 ही लाइन है बस, कौन जीता, कहां हुआ, ये आप ये याद रख सकते हो, है ना। तो कहां हुआ आपका? तेलंगाना। तो ये पूरा जो न्यूज है कैन बी कंप्रेस्ड इनटू 2 लाइंस। ठीक है, और यही आप लोग को सीखना है। ये सब इतना सब आप बार बार इतने महीनों का नहीं रिवाइज कर पाओगे, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे कंप्रेस किया जाता है। ठीक है, कभी आगे मैं किसी सेशन में आपको डिटेल में भी बताऊंगा कि कैसे इसको शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव वेयर इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट ब्रीडिंग एंड कंजर्वेशन सेंटर फॉर एशियन किंग वल्चर, जिसे रेड हेडेड वल्चर भी बोला जाता है। इसका पहला ब्रीडिंग और कंजर्वेशन सेंटर कहां बनाया गया है? तो ये आपका बनाया गया है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट न्यूज है। देखो कई बार मैं ना सेशन में हर न्यूज को नहीं बोलता हूं, लेकिन कुछ ऐसे न्यूज जिसमें मैं स्टार मार्क करता हूं उनको बहुत अच्छे से बाय हार्ट कर लीजिएगा। तो ये आपकी है, देखिए रेड हेड वल्चर, इसमें ये देख रहे हो इसका जो हेड है रेड होता है। ठीक है, और ये इसका फर्स्ट कंजर्वेशन सेंटर वर्ल्ड का बनाया गया है आपका महाराजगंज, है ना, महाराजगंज, जो कि गोरखपुर फॉरेस्ट डिवीजन महाराजगंज एरिया में, जिले में भी आता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। और इसका नाम है जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर, राइट। तो ये याद रखिएगा, जटायु आपको पता है हमारे रामायण का काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर रहा है ना। और इसको इनॉग्रेट किया है यूपी के सीएम श्री योगी आदित्यनाथ जी ने। और ये वर्ल्ड का पहला कंजर्वेशन है फॉर एशियन किंग वल्चर, जिसे रेड हेडेड वल्चर भी बोला जाता है। इसका IUCN स्टेटस जो है वो याद रखिएगा, जो आपकी जो वल्चर्स हैं इसका क्रिटिकली एंडेंजर्ड होता है। इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है सार्कोजिप्स कैल्वस, ऑलराइट। और ये नॉर्थ इंडिया में पाई जाती हैं, तो ये याद रखिएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए कि वल्चर को कंजर्वेशन की जरूरत क्यों पड़ गई, बिकॉज इनकी जो पॉपुलेशन है वो ड्रामेटिकली डिक्रीज हो रही है। रीजन बीइंग डाइक्लोफेनाक करके बेसिकली ये एक पेन किलर होता है। ठीक है, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग होता है। सो बेसिकली क्या होता है, जो चिकन्स होती है ना, तो या फिर पोल्ट्रीज में ये उनकी बीमारी ना हो उन चिकन्स को, तो इनके खाने में मिला देते हैं। और जब वो मरती हैं तो जो उनका डेड कार्कस होता है वल्चर्स वही खाती हैं, है ना। वो वल्चर्स खाती, तो ये जो केमिकल है
ये वल्चर्स को किडनी फेलियर कर देता है इनके अंदर, और जिसकी वजह से वल्चर्स की पॉपुलेशन काफ़ी कम हो रही है। तो रिमेंबर दिस थिंग, डाइक्लोफेनाक से वल्चर्स बेचारों का किडनी फेलियर हो रहा है और इस वजह से उनकी पॉपुलेशन बहुत ड्रामेटिकली डिक्रीज हो रही है। और वल्चर्स आपको पता है हमारे वो नेचुरल बोलते हैं ना, क्लीनर्स हैं, नेचुरल स्वीपर्स हैं, वो गंदगी को जो नेचुरली खत्म करते हैं, बिकॉज दे फीड ऑन डेड एंड डीके एनिमल्स, राइट। तो उनका कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट वी हैव विच पब्लिशर रिलीज द ऑटोबायोग्राफी 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स। तो किसने रिलीज किया है? ये हार्पर कॉलिंस इंडिया करके एक पब्लिशर है, इन्होंने ये बुक रिलीज की है। तो देख लेते हैं इसके बारे में न्यूज। सो ये जो बुक है 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स, ये हमारे जो फॉर्मल यूनियन मिनिस्टर थे सुशील कुमार शिंदे, है ना, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये महाराष्ट्र के सीएम भी थे 1 साल के लिए, 2003 से 4 के बीच में। फिर ये 2012 से 24 यूनियन होम मिनिस्टर भी थे, एंड 2004 से 2006 आंध्र प्रदेश के गवर्नर भी थे, ठीक है। और उससे पहले फिर आपके ये कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी भी थे। तो ये इनकी अकॉम्प्लिशमेंट है, इनकी पोजीशंस जो हेल्ड की हैं, ठीक है। और इस बुक के ऑथर कौन है? ये जर्नलिस्ट हैं राशिद किदवई, है ना, ये उस बुक के ऑथर है। उसको पब्लिश किसने किया है? हार्पर कॉलिंस इंडिया, इट इज अ पब्लिशिंग एजेंसी। तो ये सुशील कुमार शिंदे। तो बुक रिलीजेस में ये सब नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट वी हैव वेयर विल बी द सेकंड एशिया पैसिफिक मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन विल बी हेड। कहाँ पे होगा ये आपका कॉन्फ्रेंस? तो करेक्ट आंसर इज न्यू दिल्ली, है ना। सो ये पूरा जो इवेंट है दिल्ली में होने वाला है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये जो कॉन्फ्रेंस है एशिया पैसिफिक मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन। सिविल एविएशन मतलब जो हमारे यहाँ प्लेन्स होते हैं जिसमें नॉर्मल पैसेंजर ट्रैवल करते हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह। तो ये 11 से 12 सितंबर के बीच में होने वाला है। कहाँ पे लोकेशन है ये कॉन्फ्रेंस? भारत मंडपम न्यू दिल्ली। और इसको 2 लोग होस्ट करने वाले हैं, एक इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन जिसे ICAO बोलते हैं, और दूसरा इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी है, ठीक है। पहला जो कॉन्फ्रेंस था ये 2018 में हुआ था बीजिंग चाइना में, राइट। और 2024 का सिग्निफिकेंस क्या है? 2024 की बेसिकली इट मार्क्स द 80th एनिवर्सरी ऑफ द साइनिंग ऑफ द शिकागो कन्वेंशन। तो आपको याद रखना है सिविल एविएशन से रिलेटेड जो कॉन्फ्रेंस था, जो कन्वेंशन था, उसका नाम था शिकागो कन्वेंशन, जो कि 1944 में साइन किया गया था। ऑलराइट, और इस कन्वेंशन ने कोर प्रिंसिपल फॉर्म किए थे इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट्स की, कैसे प्लेन्स को चलाना है, लोगों को कैसे हैंडल करना है। ये शिकागो कन्वेंशन में ही सब चीज़ें डिसाइड हुई थी, उनके जो कोर प्रिंसिपल्स थे, ठीक है। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, कई बच्चे स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हैं ना, तो आप ले लो आराम से। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एक्सरसाइज अल नाजा। ओके, तो ये जो एक्सरसाइज है ओमान और इंडिया के बीच में है। दूसरा स्टेटमेंट है ये शेड्यूल की गई है 13 से 26 सितंबर इन सलालाह ओमान, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ये आपके दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो एक्सरसाइज अल नजा के बारे में न्यूज़ देख लेते हैं। तो इंडियन आर्मी की एक बेसिकली जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और ओमान की, जिसे हम बोलते हैं अल नजा। ये 13 से 26 सितंबर के बीच होगी आपकी कहाँ पे? सलाला ओ करके जगह है ओमान में, वहां पे, ठीक है। और एक्सक्यूज मी, और ये बाइनियरली इसको हेल्ड किया जाता है 2015 से, हर, है ना, 2015 से इसको ये इंडिया और ओमान के बीच में रेगुलर चल रही है। इसका जो लास्ट एडिशन था राजस्थान में हुआ था। और पर्पस क्या है? टेररिस्ट, काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन, है ना। तो काउंटर टेररिज्म में कैसे ऑपरेट करना है, ये सारी चीज़ें इंडिया अपने जो बेस्ट टेक्निक्स है वो शेयर करती है, ओमान अपने टेक्निक शेयर करती है। एक एक्सरसाइज इसमें और याद रखिएगा, नसीम अल बहार, ये इंडिया और ओमान की नेवी जॉइंट नेवल एक्सरसाइज है। और ईस्टर्न ब्रिज इंडिया और ओमान की जॉइंट एयर फोर्स एक्सरसाइज है। तो ये 2 नाम याद रखिएगा। और अल नजा ये आपकी इंडिया आर्मी, है ना, इंडिया की आर्मी की ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। नसीम अल बहार, बहार मतलब, ठीक है, मतलब ऐसे याद रख सकते हो, बहार मतलब किससे होती है ना,
आपकी पानी और इन चीज़ों से अच्छी चीज़ें उगती हैं, उससे बाहर आती है। तो नेवी और ब्रिज आपको याद रखना है, ब्रिज हवा में होता है तो एयरफोर्स, ठीक है, तो आपको याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट है, विच कंट्री रिसेंटली ज्वाइन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस एज इट 101st फुल मेंबर। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और काफी इंपॉर्टेंट भी है। तो इसका करेक्ट आंसर है नेपाल। ठीक है, चलिए न्यूज देख लेते हैं। तो नेपाल रिसेंटली आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 101st फुल टाइम मेंबर बन गया है। आईएसए क्या है इंटरनेशनल सोलर अलायंस? इट इज अ ग्लोबल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जिसका पर्पस क्या है? सोलर पावर को अडॉप्ट किया जाए जिससे हमारा जो फ्यूचर है वो कार्बन न्यूट्रल हो पाए। ठीक है, तो क्या है? इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जिसका पर्पस क्या है? सोलर पावर को अडॉप्ट करना ताकि हमारा जो फ्यूचर है वो कार्बन न्यूट्रल रहे, ज्यादा एक्सेस में हम कार्बन एमिट ना करें। और वो कैसे हो पाएगा? जब हम अपने एनर्जी के सोर्सेज को रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट करेंगे। ठीक है, ये 2015 में जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई थी पेरिस में, वहां पे ये अडॉप्ट किया गया था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका गुड़गांव में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी में। ठीक है, तो ये चीज याद रखिए। जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है बेसिकली ये 1000 स्ट्रैटेजी टूवर्ड्स 1000 स्ट्रैटेजी से गाइड होता है। इसका मतलब हमें 1000 बिलियन यूएस डॉलर की इन्वेस्टमेंट करनी है जिससे हम नए नए सॉल्यूशंस ला पाए रिन्यूएबल एनर्जी के। 1000 मिलियन से ज्यादा लोगों तक वो एनर्जी पहुंचानी है हमें। ठीक है, 1000 गीगावाट की जो सोलर एनर्जी है उसको हमको जनरेट करना है और 1000 मिलियन टन ऑफ CO2 को हर साल हमें कैप्चर करना है, रोकना है। ठीक है, तो ये इसका पूरा पर्पस है। चलिए नेक्स्ट वी हैव द सुगम्य भारत मोबाइल एप्लीकेशन इज डिजाइन टू असिस्ट विच ग्रुप ऑफ पीपल। तो किसके लिए बनाया गया? सुगम्य मतलब जो आपके पर्सन विथ डिसेबिलिटीज जो होते हैं, है ना, और जो एल्डरलीज हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, है ना, गवर्नमेंट ऑफिसेज में केवल जवान लोगों को ही काम नहीं रहता है, बूढ़े लोगों को भी तो काम रहता है, चाहे पोस्ट ऑफिस हो जाए। जैसे मैं कुछ टाइम पहले ही गया था, हमारे घर के पास एक पोस्ट ऑफिस था, वो एक्चुअली फर्स्ट फ्लोर पे था और फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए केवल स्टेयर्स थी। तो जो सीनियर सिटीजन है, जो आसपास लोग रहते थे, उनको बहुत प्रॉब्लम आती थी। रिसेंटली इतनी शिकायतों के बाद वो क्या किया, उन्होंने दूसरी जगह अपना पोस्ट ऑफिस शिफ्ट किया है, वो दैट टू ऑन ग्राउंड फ्लोर, और उन्होंने रैंप वगैरह बनाई है ताकि जो लोग व्हील चेयर पे हैं वो भी आ सकें, जो वृद्ध लोग हैं वो भी इजिली पहुंच सकें। तो ये जो सुगम्य मोबाइल ऐप है ये इसी के पर्पज के लिए। और ये किसके तहत बनाई गई है? ये एक स्कीम थी आपकी गवर्नमेंट की, सुगम्य भारत अभियान। अभी इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली न्यूज क्या थी? लगभग 1400 कंप्लेंट रिलेटेड टू एक्सेसिबिलिटी। जो मैंने आपको बताया ना कि आप ऑफिस में जा ही नहीं पा रहे हैं बूढ़े और जो डिसेबल्ड लोग हैं, तो इस टाइप की लगभग 1400 शिकायतें इस सुगम भारत मोबाइल ऐप के एप्लीकेशन पे आई है। ठीक है, और ये जो इनिशिएटिव है बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर है। इन्होंने एक सुगम्य भारत अभियान चालू किया था। ठीक है, जिससे जो डिसेबल्ड और ओल्ड एज है वो कहीं भी आराम से पहुंच सकें। ओके, सो पर्पस है टू एड द पीपल विद डिसेबिलिटी एंड एल्डरली टू रिपोर्ट एक्सेसिबिलिटी प्रॉब्लम। इस पूरे ऐप का पर्पस है। कभी भी उनको ऐसा लगे कि यार मैं इस ऑफिस नहीं जा पा रहा है, मैं कहीं पहुंच नहीं पा रहा हूँ बिकॉज यहाँ तो सीढ़ियाँ हैं, रेलिंग नहीं बनी है, आप फोटो खींचिए, डाल दीजिए, उसका ऑफिस का लोकेशन बता दीजिए, तो आपके वहां पे सहायता जरूर होगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ग्लोबा कॉर्निकुलाटा एंड ग्लोबा पैशिम पैशिम बंगाल लेंसिस जिंजर स्पीशी, नाम भी नहीं बोला जा रहा है, इतना डिफिकल्ट साइंटिफिक नेम है। तो ये जो दो स्पीशीज है देवर रिकॉर्डेड फ्रॉम वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट, पहला स्टेटमेंट। दूसरा है ग्लोबा टायरेनेसिस एंड ग्लोबा जेनिके, ये आपका मिजोरम में पाई गई है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जनरली नहीं आते हैं, बट आपको ये न्यूज याद कराने का हमारा तरीका रहता है कि एटलीस्ट ये स्पीशीज कहाँ मिली है, किस चीज की है, ये पता हो जाए। तो देखो यहाँ पे आपका दोनों ही स्टेटमेंट नहीं सही है, केवल पहला स्टेटमेंट सही है। ये जो पश्चिम बंगाल है ना, इससे समझ जाओ कि बंगाल में मिल रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है ना। कॉर्निकुलाटा भी यहीं पे मिलता है। तो इसके बारे में न्यूज समझते हैं, अब आपको क्लैरिटी आएगी। तो बेसिकली जो दो साइंटिस्ट हैं आपके, कहाँ के? आईसर भोपाल के।
ठीक है। इन्होंने 6 नई प्रजाति को ढूंढा है, ठीक है, बिलोंगिंग टू द जिंजर। अभी एक हल्दी वाला मिला था ना, वो भी जिंजर स्पीशीज का ही था, ये अलग मिला है जिंजर का, है ना, जिंजर फैमिली का। तो इसका जो कॉमन नेम है इस प्रजाति का, इस जीनस का, उसका नाम दिया गया है डांसिंग गर्ल या डांसिंग लेडी जिंजर। तो आप यहाँ देख सकते हो ये इस टाइप का है। तो इसका जो थोड़ा शेप होता है वो डांसिंग लेडी होती है ना, उस टाइप से है, ठीक है। तो ये कहाँ पाया गया है? तो इसकी बेसिकली जो 2 स्पीशीज हैं, ये कॉर्निकुलाटा पश्चिम बंगालीज एंड पॉलीमोर्फा, ये आपका दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में पाया गया है। टायरेनेसिस और जेनाकी ये आपका मेघालय में पाया गया है। और यादवियाना ये आपका मिजोरम में, ठीक है। तो पश्चिम बंगालीज याद रख लो और यादवियाना याद रख लो, मिजोरम में हो जाएगा काम, ठीक है, राइट। अभी जिंजर स्पीशीज मिलते जा रही हैं और ये हमारे लिए करंट अफेयर्स का बोझ बनते जा रहा है ना। तो अगर आप इसका आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड नाम करने की जरूरत नहीं है, कहाँ पे मिल रहा है बस उतना ध्यान रखो। Next, we have RBL Bank has collaborated with which company to introduce the extra credit card? एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल, है ना, वो वही वाला चीज है ये। तो ये आपका इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ इसका टाई अप हुआ है। तो ये बेसिकली ऐसा कार्ड रहेगा, है ना, आरबीएल बैंक का है, साथ में इंडियन ऑयल है, राहुल द्रविड़ का एक कार्ड है, ठीक है। तो इस जो आरबीएल बैंक है बेसिकली इसका नाम है रत्नाकर बैंक लिमिटेड, ठीक है। ये प्राइवेट बैंक है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ये इंडियन ऑयल के साथ इन्होंने टाई अप किया है कि भाई हम ये क्रेडिट कार्ड निकाल रहे हैं और जो भी लोग ये क्रेडिट कार्ड की मदद से अपनी गाड़ी में पेट्रोल डीजल डलवाएंगे उनको 8.5% का छूट मिलेगा। ये इसका पर्पस है। तो किसने निकाला याद रखिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट वी हैव विच कंपनी हैज लॉन्च द एवियो डिजिटल प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारी श्री अडानी एयरपोर्ट्स होल्डिंग लिमिटेड ने ये लॉन्च किया है डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो चलिए देखते हैं इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में है क्या, ये बताएंगे भाई साहब, है ना, कि अडानी एयरपोर्ट लॉन्चेस एवियो टू गिव पैसेंजर रियल टाइम एक्सेस डेटा। किस चीज का डेटा? अबाउट देयर बैगेज फ्लो। जो भी लोग अब जैसे कई बार आप एयरपोर्ट जाते हो, है ना, प्लेन से उतरे फिर आप जाके अपना बैग का वेट करते हो, कई बार वो बैग टाइमली नहीं आता, 1-1 घंटे आपको वेट करना पड़ता है, कई बार आपका बैग मिसप्लेस हो जाता है, तो उसका रियल टाइम एक्सेस देगा कि आपका बैग कब आने वाला है, कहाँ आने वाला है, सारी चीजें, ठीक है। तो ये जो एवियो डिजिटल प्लेटफॉर्म है इसके थ्रू आपको रियल टाइम डेटा मिल जाएगा आपके बैगेज वगैरह के बारे में, ठीक है। कौन से गेट से आपकी फ्लाइट है, कौन से गेट से आपका बैगेज मिलेगा जाएगा, सारी चीजें यहाँ बताई जाएंगी। Next is the National Florence Nightingale Award recognizes individual for their services in which field? A very important question again, इसको भी हाईलाइट करिएगा। करेक्ट आंसर है आपका नर्सिंग। नर्सिंग में फ्लोरेंस नाइटिंगेल का अवार्ड है। देखो वर्ल्ड वॉर के टाइम से ही ना जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी, इन्होंने नर्सिंग और लोगों की मदद में स्पेशली हेल्थ सर्विसेज में काफ़ी इन्होंने मदद की थी और उन्हीं के नाम पे ये अवार्ड को बनाया गया है, ठीक है। तो देखिए प्रेसिडेंट बेसिकली क्या है, जो प्रेसिडेंट है हमारी द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड दिया है लगभग 15 नर्सेस को एट राष्ट्रपति भवन। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे इस टाइप से इन्होंने अवार्ड प्रोवाइड किया है, ठीक है। तो ये जो पूरा इवेंट है ना, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने ये पूरा जो अवार्ड है फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड, इसको इंस्टीट्यूट मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इंस्टीट्यूट किया है। 15 जो नर्सेज हैं इनको ये अवार्ड मिला है। देन ये अवार्ड 1973 से दिया जा रहा है, ऑलराइट। और इसमें लगभग सर्टिफिकेट्स कुछ मिलते हैं प्लस 1 लाख रुपए का चेक भी मिलता है और साथ ही साथ एक मेडल मिलता है जो नर्सेज जिन्होंने बेस्ट सर्विस प्रोवाइड की है, ठीक है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किन्हें बोला जाता है, ठीक है। आप लोग फ्रीडम स्ट्रगल वगैरह पढ़ते हो तो नाम जरूर पढ़े होंगे, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट वी हैव कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज। तो अभी हमने देखा था इंडिया ओमान वाला ईस्टर्न ब्रिज, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, ऑलराइट। तो ये पहला स्टेटमेंट बोला था एक्सरसाइज इन्वॉल्व रॉयल सऊदी एयरफोर्स एंड इंडियन एयरफोर्स। तो हमने देखा दिस इज रॉन्ग, ये इंडिया और ओमान के बीच में है ना।
द एक्सरसाइज विल बी हेडेड एयरफोर्स मसीरा इन ओमान। देखो यहाँ ओमान दिया है, यहाँ सऊदी दिया है, तो एक स्टेटमेंट तो गलत हो गई है ना, तो आपका करेक्ट स्टेटमेंट है ओनली 2, सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, पहला गलत है आपका। तो ये आपकी एक्सरसाइज जैसे मैंने आपको बताया, ईस्टर्न ब्रिज एयरफोर्स की एक्सरसाइज रहती है, इंडियन एयरफोर्स और ओमान एयरफोर्स की, राइट। ये चीज़ें, इसका जो 7th एडिशन है अभी 11 से 22 सितंबर के बीच होने वाला है। कहाँ पे? मसीरा करके एक जगह है ओमान में, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंडिया हैज बिकेम द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट मार्केट फॉर 5G हैंडसेट्स सरपासिंग द यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, देखो जब भी सबसे ज्यादा की बात हो ना कि इंडिया ने ये चीज को सरपास कर दिया, सबसे ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं, सबसे ज्यादा लोग खा रहे हैं, तो इंडिया सरपास कर ही देती है। बस उसका एक कंपटीशन चाइना के साथ रहता है। तो चाइना रिमेन द लार्जेस्ट 5G हैंडसेट। सो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। चाइना को हम कुछ कुछ चीजों में सरपास कर रहे हैं, जैसे पॉपुलेशन आ रहा है, धीरे धीरे हम कर ही दिए हैं, है ना। तो न्यूज थी बेसिकली इंडिया बिकेम द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट 5G स्मार्टफोन मार्केट। तो अगर आप देख सकते हो, चाइना 32% का ग्लोबल मार्केट शेयर है, इंडिया 13% पे यूएस को सरपास कर दिए, यूएस का भी 13% है, ऑलराइट 13%, बट जो एब्सोल्यूट नंबर हो इंडिया में ज्यादा है हमारे यहाँ, राइट। तो ये चीज है। अब देखो जो चाइना मेंटेन इट्स लीडरशिप विथ 32% मार्केट, इंडिया सेकेंड और यूएस थर्ड है, याद रखिएगा। 5G हैंडसेट्स हमारे यहाँ, अब आप देख रहे हो गांव वगैरह में भी 5G लोग यूज कर रहे हैं, इतना अच्छा नेटवर्क वगैरह आ चुका है। भले ही हमारे यहाँ 2 मेजर प्लेयर्स हैं, एयरटेल और जियो, लेकिन सर्विसेज अच्छी हैं, है ना, गांव गांव तक ये चीजें पहुंच रही हैं, ऑलराइट। और इससे फायदा क्या है, डिजिटल लिटरेसी का पेनिट्रेशन हो रहा है, बच्चे घर बैठे बैठे भी पढ़ सकते हैं। मुझे भी बहुत बहुत सारे बच्चे घर बैठे बैठे देख सकते हैं जो गाँव में है, दूर दराज एरियो में, राइट। तो ये चीज दिखा रहा है इंडिया इज डेवलपिंग। चलो नेक्स्ट है आपका, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू होस्ट इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स। तो इसका करेक्ट आंसर है वीरदास, है ना। तो आई बिलीव ये एक मूवी में थे, आपने देखा होगा, मैं एक बार फोटो दिखाता हूँ तब आप समझ जाओगे। तो वीरदास इज अ कॉमेडियन, है ना, और एक एक्टर भी आई बिलीव, गो गोवा गॉन या किसी मूवी में थे, मुझे इतना याद नहीं आ रहा, बट आप लोग बताइएगा, आप लोगों ने देखा होगा तो। सो ये सेलेक्ट हुए हैं, है ना, ये सेलेक्ट हुए 2024 इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स को होस्ट करने के लिए, राइट, जो कि नवंबर में होने वाला है। और ये जो एमी अवार्ड्स होता है बेसिकली जो टेलीविजन के अवार्ड्स होते हैं ना, मीडिया परफॉर्मेंस और टेलीविजन के जो इमर्जिंग परफॉर्मेंस होते हैं उनको रिकग्नाइज करने के लिए दिया जाता है। चलिए अगला न्यूज है, विच मिनिस्ट्री इज लीडिंग द मिशन मौसम इनिशिएटिव। मौसम, क्लाइमेट, वेदर, है ना। तो ये मिशन मौसम क्या है मैं भी आपको समझाऊंगा, पहले मिनिस्ट्री देखते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, ये याद रखिएगा, बहुत बच्चे एनवायरमेंट करने लगते हैं, ये नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस का है मिशन मौसम। अब देखते हैं इसको थोड़ा सा, क्या है ये मिशन का नाम क्या है, मिशन मौसम। कौन सी मिनिस्ट्री लीड कर रही है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। पर्पस क्या है, पर्पस है वेदर फोरकास्टिंग और क्लाइमेट साइंस को एनहेंस करना, जिससे हम ज्यादा एक्यूरेट वेदर फोरकास्टिंग कर सके। कई बार देखते हो ना, लिखा रहता है मोबाइल में आ गया कि भाई आईएमडी ने बोला आज बारिश होगी, नहीं होती है ना। तो इस टाइप की, अब ये नहीं बोला कि गलत फोरकास्ट होता, कई बार ऐसी चीजें हो जाती, तो उस कमियों को दूर करने के लिए ये आपका मिशन मौसम है। तो कैबिनेट ने लगभग 2000 करोड़ के आउटले से ये मिशन मौसम को इनिशिएट किया है, ठीक है। ये फर्स्ट 2 इयर्स के लिए इसको 2000 करोड़ रुपए मिलेंगे। कौन कौन से एरिया बेनिफिट होगा इनसे, एग्रीकल्चर में भाई पता चल जाएगा ना कब बारिश होने वाली, कौन सा मैं कब वहां पे बो कब हार्वेस्ट करूँ, ये सारी चीजें पता रहेंगी। एविएशन सेक्टर को हेल्प मिलेगा, प्लेन उड़ाने वालों को, है ना। डिफेंस में हेल्पफुल मिलेगा, भाई नेशनल सिक्योरिटी है तो किस टाइप का वेदर होगा, क्लाइमेट होगा, तो हमारे फौजियों को हेल्प मिलेगी, है ना। डिजास्टर मैनेजमेंट, टूरिज्म, तो इन सब की सेक्टर इनको बेनिफिट मिलने वाला है। सो एडवांस टेक्नोलॉजीज, एडवांस एक्यूरेसी, मानसून फोरकास्टिंग, ये सारी चीजें इसमें रहेंगी, ठीक है। कौन कौन से इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी और नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग। तो ये कुछ इंस्टीट्यूट है, आपको पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखिएगा आईएमडी का है ना। इसका जो प्रीवियस इनिशिएटिव था इसका नाम था मिशन मॉनसून, है ना, जो कि 2012 में लॉन्च किया गया था टू इम्प्रूव मॉनसून फोरकास्टिंग, ऑलराइट। तो ये था इसी का एक तरह से रिफाइंड वर्जन हम बोल सकते हैं, मिशन मौसम। चलिए नेक्स्ट वी हैव द न्यूली डिस्कवर्ड वेटलैंड वायरस WELV belongs to which genus of viruses? So correct answer is orthonovirus.
ऑर्थोनारोवायरस, ठीक है। तो इस जीनस से बिलोंग करता है। इससे रिलेटेड न्यूज देख लेते हैं क्या है। तो ये चाइना में बेसिकली ये नया वेटलैंड वायरस डिस्कवर हुआ है। चाइना में ये सब नए नए वायरस आते हैं तो फिर वहां से पूरे दुनिया की बैंड बज जाती है, ठीक है। सो ये नया वेटलैंड वायरस है, कौन से जीनस से बिलोंग करता है, ये ऑर्थोनारो वायरस के जीनस से बिलोंग करता है और ये बेसिकली एक टिक बॉर्न वायरस है। टिक बेसिकली क्या होता है, ये देख रहे हो आप, इस टाइप की छोटा सा कीड़ा होता है जिससे ये वायरस बनता है और ये आपके ब्रेन को इफेक्ट करता है। इसकी बाइट से बेसिकली आपकी जो ब्रेन है इसमें इंपैक्ट करता है, राइट। तो ये चीज याद रखिएगा, न्यू वेटलैंड वायरस है ना। अब यहाँ से यहीं से बना लो, चाइना ओरिजिन है इसका, टिक बॉर्न है, ठीक है, टिक बॉर्न है एंड इफेक्ट ब्रेन, ठीक। तो इससे आपका काम हो जाएगा। चलो नेक्स्ट वी हैव कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रीसेंट अप्रूवल ऑफ अंडर द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो बेसिकली जन आरोग्य अभियान चालू किया गया था, है ना, और बेसिकली इंश्योरेंस वगैरह प्रोवाइड करने के लिए था आयुष्मान भारत के तहत। तो इसमें कुछ नए मॉडिफिकेशन हैं, उसके बारे में क्वेश्चन है। सो पहला स्टेटमेंट है, ऑल सीनियर सिटीजन एज 70 एंड अबव विल रिसीव हेल्थ कवरेज अंडर द स्कीम रिगार्डलेस ऑफ देयर इनकम, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है, सीनियर सिटीजन ऑलरेडी कवर्ड अंडर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियोजना will receive an additional top-up cover of 5 लाख per year for themselves। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है आपका, सी इज द करेक्ट आंसर। तो चलो देख लेते हैं क्या इसमें मॉडिफिकेशन हुई है। सो स्कीम का नाम क्या है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ऑलराइट। और इसमें टारगेट ग्रुप क्या है, बेसिकली जो सीनियर सिटीजन है, जो 70 साल या प्लस पे हैं, उनको, ठीक है, उनको 5 लाख का टॉपअप कवर मिलेगा, इवन अगर वो पहले से ही उसमें कवर्ड है तो भी, है ना। और लेकिन वो केवल उनके लिए मिलेगा, उनकी फैमिली के लिए नहीं मिलेगा, ये चीज याद रखिएगा। तो दे आर ऑलरेडी हु आर ऑलरेडी कवर्ड अंडर PMJAY और अदर पब्लिक प्राइवेट हेल्थ स्कीम, उनको ये मिलेगा। तो एडिशनल 5 लाख का टॉपअप रहेगा हर साल, राइट। ये चीज याद रखिएगा, नॉट शेयर्ड विथ यंगर फैमिली मेंबर्स, वो अपने लिए यूज कर सकते हैं, फैमिली मेंबर्स के लिए। तो ये चीज बोला गया है। दूसरी चीज, जो सीनियर सिटीजन जो अदर सेंट्रल गवर्नमेंट की जो हेल्थ स्कीम है, जैसे आपकी ECS CGSS हो गई, ECHS हो गई या CAPF की हो गई, वो चूज कर सकते हैं कि या तो उसी के साथ रहें या वो शिफ्ट कर सकते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत वो कवर, है ना, विच एवर इज सुटेबल फॉर देम। तो उनके ऑप्शन रहेगा, ठीक है। और कई लोग, जो लोग प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस ले रखे हैं, है ना, तो वो भी इसका बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। वो अलग से बेनिफिट इसका जरूर ले सकते हैं, अगर वो भले ही प्राइवेट में क्यों ना हो। क्राइटेरिया क्या है, 70 प्लस, 70 एंड अबव। अब इस स्कीम के बारे में देख लेते हैं। ये आपकी 5 लाख का इसमें हेल्थ कवर मिलता है पर फैमिली पर ईयर फॉर सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर के नहीं कि जाके OPD में दिखा रहे हो और उसका कवरेज ले रहे हो, कभी हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, है ना, वहां से एडमिट होने के बाद आपके जो खर्चे आ रहे हैं तो उसको ये कवर करता है। 2018 में लॉन्च हुई थी, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है, ठीक है। और इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट पब्लिकली फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये जो योजना है 2018 में लॉन्च हुई थी, 5 लाख कवर, ठीक है। और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है, ठीक है। ये आपका हो गया शॉर्ट नोट्स। चलो आगे बढ़ते हैं। विच म्यूजिक ग्रुप वॉज मंगे खान हु रिसेंटली पास्ड अवे एसोसिएटेड विथ एज द लीड वोकलिस्ट एंड हारमोनियम प्लेयर। तो ये बेसिकली बारमेर बॉयज का जो एक ग्रुप था उसके ये लीड वोकलिस्ट थे, जिनका अभी रिसेंटली देहांत हो गया है। तो ये पर्सन थे, काफी अच्छा गाते थे, है ना, और ये मंगनियार सिंगर थे, है ना, जिनका नाम मंगे खान था। और मंगनियार बेसिकली राजस्थान की, है ना, एक मुस्लिम कम्युनिटी होती है जो कि फोक म्यूजिक गाते हैं और जो कि थार डेजर्ट वाले रीजन में रहते हैं, इंडिया पाकिस्तान में, है ना। तो ये चीज आपको याद रखिएगा। और बाड़मेर और जैसलमेर जो आपके जिले हैं राजस्थान के, वहां पे बेसिकली बसते हैं, ठीक है। तो इनकी अभी रिसेंटली डेथ होगी, इनका नाम था मंगे खान। नेक्स्ट वी हैव, व्हाट वाज द नेम ऑफ द ऑपरेशन दैट लेड टू हैदराबाद्स इंटीग्रेशन इनटू
इंडियन यूनियन इन 1948। तो हिस्ट्री का क्वेश्चन जब हम पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें इसका नाम आता है ऑपरेशन पोलो। ठीक है, तो सरदार पटेल का एक काफी बड़ा योगदान था, उनके लिए हम उनको शत शत नमन करते हैं जो उन्होंने इंडिया को इंटीग्रेट किया। ठीक है, और उसी इंटीग्रेशन का एक पार्ट था हैदराबाद का इंटीग्रेशन। अभी मैं आपको समझाता हूँ। सो न्यूज क्या थी, बेसिकली तेलंगाना ने 17 सितंबर को सेलिब्रेट किया एज प्रजा पालन डे। ऑलराइट, प्रजा पालन डे मतलब पीपल्स गवर्नेंस डे। तो 17 सितंबर को हर साल है। इसमें हुआ क्या था, बेसिकली 1948 में हैदराबाद इंटीग्रेट हुआ था यूनियन ऑफ इंडिया में। सो जब देश आज़ाद हुआ था, हैदराबाद कुछ टाइम बाद भारत के यूनियन में इनकॉर्पोरेट हुआ था 1948 में, और वो डे था आपका 17 सितंबर। तो उसी दिन को याद करने के लिए, कोमेमोरेट करने के लिए ये आपका मनाया जाता है। सो हैदराबाद 17 सितंबर को ऑपरेशन पोलो हुआ था, जिसके तहत ये यूनियन ऑफ इंडिया में एडमिट हुआ था, इंटीग्रेट हुआ था, और ये एक पुलिस एक्शन लिया गया था, है ना, मतलब फोर्स का यूज किया गया था इसके लिए। तो इसकी टाइमलाइन देख लेते हैं। तो देखो 1947 जब देश आजाद हुआ ना, तो क्या हुआ था, जो हैदराबाद के निजाम थे मीर ओस्मान अली, है ना, ये क्या चाहते थे कि हैदराबाद इंडिपेंडेंट रहे। हम भारत के यूनियन के साथ ना ही पाकिस्तान के यूनियन के साथ जाना चाहते, उनका ये कहना था। ठीक है, ना हम इंडिया ज्वाइन करेंगे ना पाकिस्तान ज्वाइन करेंगे, हम इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे, मीर ओस्मान अली शाह ने बोला। ठीक है, और इन्होंने फायदा किसका उठाया, क्योंकि उस टाइम ना पार्टीशन के बाद कश्मीर में काफी ज्यादा दंगे हो रहे थे, तो पूरा फोकस सबका कश्मीर पे था, तो उसका इन्होंने फायदा उठाया। फिर क्या हुआ, नवंबर 1947 निजाम ने एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया इंडिया के साथ टू मेंटेन स्टेटस को फॉर 1 ईयर, कि भाई 1 साल तक मैं जैसा है हमें वैसे रहना दिया जाए, फिर हम डिसाइड करेंगे। और उस टाइम उसमें एग्रीमेंट बोला गया इस बीच इंडिया अपनी कोई भी पावर एक्सरसाइज नहीं करेगी हैदराबाद के ऊपर। तो ऐसा तो हो नहीं सकता था, पटेल जी हमारे आए। ठीक है, तो इंडियन मिलिट्री ने इंटरवीन किया 17 सितंबर 1948 में, और निजाम को सीज फायर करना पड़ा। ठीक है, और ये मेजर जनरल जयंतो नाथ चौधरी, इनको मिलिट्री गवर्नर ऑफ हैदराबाद अपॉइंट किया गया, और 17 सितंबर को फिर हैदराबाद ड्यू टू पुलिस एक्शन इंटीग्रेटेड इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये पूरी टाइमलाइन थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वी हैव विच जेनेटिकली इंप्रूव्ड वेराइटी ऑफ कटला। कटला बेसिकली एक फिश की वेराइटी होती है। तो इट वाज लॉन्च्ड बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ICAR के एक सीफा डिवीजन है। सीफा इज सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर क्या होता है, फिश, है ना, मछली पालन। ठीक है, बेसिकली ये कौन सी कटला थी इसमें आपसे पूछा गया है। सो कौन सा कटला थी फिश की वैरायटी, आपकी अमृत कटला। ऑलराइट, तो इसको जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया है। तो न्यूज थी बेसिकली जो राजीव रंजन सिंह है, जिन्हें लल्लन सिंह भी बोला जाता है, इन्होंने रंगीन मछली मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। रंगीन मछली का पर्पस क्या है, ये इंडिया की ऑर्नामेंटल फिशरी सेक्टर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ऑर्नामेंटल फिशरी सेक्टर क्या होता है, डेकोरेटिव पर्पस के लिए जब हम फिश को यूज करते हैं, एक्वेरियम, है ना, वो फिश बाउल जो होता है उसमें जो फिश होती हैं उसका, और वो बहुत बड़ा मार्केट है एक्चुअली। सभी के घर में देखना, कई आपके फ्रेंड्स वगैरह घरों में एक एक्वेरियम रहता है, तो उसका एक अच्छा खासा बिजनेस है, राइट। तो ये आपका भुवनेश्वर में ये पूरा चीज लॉन्च हुआ है, और ये ICAR सीफा ने ये अमृत कटला करके जो फिश है जेनेटिकली मॉडिफाइड वेराइटी ऑफ कटला को लॉन्च किया है। ऑलराइट, तो ये चीज आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट वी हैव द वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज मिसाइल VLSR-SAM टेस्टेड बाय DRDO एंड इंडियन नेवी फॉल्स अंडर विच कैटेगरी ऑफ मिसाइल। तो कौन सी कैटेगरी ऑफ मिसाइल है, तो इट इज सरफेस टू एयर मिसाइल। तो अगर आप यहां देख रहे हो, ये होती है सरफेस टू एयर मिसाइल SR-SAM। ऑलराइट, तो DRDO ने ये मिसाइल को सक्सेसफुली टेस्ट वो किया है, फ्लाइट टेस्ट की है आपकी शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, है ना, वर्टिकली लॉन्च्ड। क्लियर, और ये कहाँ पे किया है, चंडीपुर एक करके एक जगह है उड़ीसा में, है ना, उड़ीसा के कोस्टल उसमें जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे DRDO ने और इंडियन नेवी ने सक्सेसफुली टेस्ट फ्लाइट की है। ऑलराइट, तो ये चीज याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द न्यू नेम प्रपोज फॉर पोर्ट ब्लेयर। ये इंपॉर्टेंट न्यूज है ना। तो कौन सा नया नाम है,
श्री विजयपुरम, है ना, विजयपुरम मतलब विक्ट्रीपुरम, विक्ट्री वाला जो जगह है। ऑलराइट, तो प्रधान जो हमारे यूनियन होम मिनिस्टर हैं श्री अमित शाह ने कि पोर्ट ब्लेयर का अब से जो नया नाम होगा श्री विजयपुरम होगा। ठीक है, और ये बोल रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री का एक विजन है कि देश को जो कॉलोनियल इम्प्रिंट्स हैं, जो ब्रिटिशर्स नाम छोड़ गए, उससे दूर करना, उसको हटा के एक नई चीज भारत की संस्कृति को स्थापित करना। ऑलराइट, और श्री विजयपुरम का सिंबल क्या सिंबलाइज कर रहा है? ये सिंबलाइज कर रहा है जो हमारी विक्ट्री हमने अचीव की थी हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान, जितने लोगों ने सैक्रिफाइस किए थे, है ना, अंडमान निकोबार आइलैंड्स के। ठीक है, तो उन सबको रिमेंबर करने के लिए उसी के नाम पे रखा गया है। ठीक है, और ये जो अंडमान निकोबार आइलैंड है, ये एक टाइम में जो चोल किंगडम थी, चोल अंपायर था, उसका ये नेवल बेस भी था, तो ये चीज भी है। देन इट इज ऑल्सो द प्लेस दैट होस्टेड फर्स्ट अनफर्लिंग ऑफ अवर तिरंगा बाई नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अंडमान निकोबार आइलैंड में पहली बार नेताजी सुभाष चंद्र ने तिरंगा को लहराया था। देन यहाँ पे सेल्यूलर जेल है ना, जहाँ पे किनको, वीर सावरकर जी को और जो अदर फ्रीडम फाइटर को यहाँ पे जेल में रखा गया था। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो इस वजह से अंडमान निकोबार का सिग्निफिकेंस काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रीडम स्ट्रगल में, इंडिया की फ्रीडम को जिताने में। जो हमारे नेशनलिस्ट लीडर थे जिन्होंने सैक्रिफाइस किया, जो वहाँ जेल में रहे, है ना, तो उन सब चीज़ों को देखते हुए इसका नाम श्री विजयपुरम रखा गया। ऑलराइट, तो ये था आपका आज के करंट अफेयर्स। तो आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक इन द ज़ंस्कर रेंज। तो हिमालय के ज़ंस्कर रेंज में कौन सा हाईएस्ट पीक है? कामेट, केटू, नंदा देवी या कंचनजंगा? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। राइट, सो ये आपका जो पूरे वीक के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, इसको हमने जल्दी से कवर किया है। जो जो चीज मैंने आपको बताई इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, उसको मार्कआउट कर दीजिएगा। शॉर्ट नोट्स का भी मैंने आपको तरीका बताया, ट्राई करिए, है ना, एक दो बार ट्राई करेंगे थोड़ा बड़ा बनेगा, फिर दूसरी बार ट्राई करें तो धीरे धीरे ना ये चीजें रिफाइन होने लगेंगी, और फिर आपको ये सारी चीजों को कॉन्सोलिडेट करने में बहुत आसानी होगी। अगर आप ऐसे पढ़ते जाओगे पूरे लंबे लंबे, तो आप पे बहुत ज्यादा मटेरियल बन जाएगा। चीजों को, बहुत जब बड़ी चीजें होती है उनको शॉर्ट नोट्स करके छोटा करना है, ताकि आपको रिवीजन में आसानी हो। ठीक है, तो दिस वाज इट फॉर टुडेज सेशन। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। जो भी सवाल है पूछिएगा, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, अगले सेशन में आपसे मिलता हूं। टिल देन हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।